हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन भी यही दिया आपको, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो डेवलपमेंट होती कहां से है, ठीक है। देखिए हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हमारा ग्रोथ जिसको हम वृद्धि बोलते हैं, और एक होता है हमारा डेवलपमेंट जिसको हम विकास बोलते हैं। डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, वो एक बड़ी टर्म है, और वृद्धि इसके अंदर आती है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ इसके अंदर आती है। ग्रोथ एक छोटा कंसेप्ट है अगर आप डेवलपमेंट से कंपेयर करेंगे, डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे कि मान ली एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपके बॉल्स भी हैं, आपके पेन भी हैं, पेंसिल भी है, तो ये बॉक्स जो है आपका डेवलपमेंट है, ये पेन पेंसिल में से एक भाग है हमारा ग्रोथ, ठीक है। और ये फिजिकल होती है, बेसिकली फिजिकली होती है, ठीक है। शरीर कितना बढ़ रहा है, आपका वेट कितना बढ़ रहा है, जो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, वो आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होती है, भाई विकास कहां से शुरू होता है। तो ऑब्वियसली प्री नेटल स्टेज जो होती है उसमें आपको मतलब बच्चा दिखाई नहीं देगा, माँ के गर्भ में होता है, लेकिन क्या वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती है? ऑब्वियसली डेवलपमेंट जो है वहीं से स्टार्ट होती है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान था, आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर इसका किया होगा, है ना। तो ये जो डेवलपमेंट है हमारी प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कंसेप्शन हो जाता है माँ के गर्भ में, वैसे ही ये डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्फेंसी, चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड की स्टेजेस तो बाद में आती हैं, है ना। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट आंसर। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन करते रहना बस, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पैसिव ना हो, एक्टिव रहें। मतलब एक्टिव लर्निंग होगी ना तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए जब ये नोट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप लोग मतलब बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है कि हम नोट को ना देखते नहीं है। मतलब मैंने भी एग्जाम में की हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं भी मशीन हूं या मेरे को बिल्कुल पढ़ना आता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मैं एकदम से स्किप नहीं होता। क्योंकि जब हम बैठते हैं एग्जाम में तो एक अलग तरह का प्रेशर होता है, फिर हम आजू बाजू देखते रहते हैं कौन कौन कहाँ लगता है, मतलब ये चीजें होती है ना थोड़ी सी, तो हम कई बार स्किप कर जाते हैं। तो पहली हिदायत तो मैं यही दूंगी कि ये जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको ध्यान से पढ़ा करो, क्या पूछा गया है। तो इसने कहा कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप सभी ने डेवलपमेंट की यानी कि विकास के सिद्धांत आपने पढ़े हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अब आप आंसर कर पाएंगे जब भी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो देखिए विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, विकास मतलब किन किन चीजों पर टिका हुआ है ये हमें बताते हैं, कैसे कैसे होता है ये हमें बताते हैं विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि कोई चीज जो है वो चलती रहती है, ठीक है, लगातार चलती ही रहेगी। और आपको मैंने बताया था कि डेवलपमेंट जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, और वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। तो यानी कि ये तो है प्रिंसिपल, ठीक है, इस पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब अभी मैंने कंफ्यूजन छोड़ दिया है, आप देखिए ये है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? भिन्नता। देखिए आप एक इंसान है और आपके साथ एक और आपका फ्रेंड है, ठीक है, क्या आप लोग जो है एक ही तरह से सोचते हैं? क्या आपका जो सोशल एस्पेक्ट है वो एक ही है? क्या आपका इमोशंस जो है आपकी, क्या वो एक ही है? जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, और जब आपके दोस्त को गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? चलिए आपका दोस्त नहीं, आपके परिवार के सदस्य ले लीजिए, या फिर और भी जो लोग जिनको आप जानते हैं, क्या सब में एक ही तरह से गुस्सा आता है? क्या सब एक तरह के सिचुएशंस को एक ही तरह से हैंडल करते हैं, या उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं? ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस होता है हर किसी के चीजों को हैंडल करने का। मतलब हर एक की जो डेवलपमेंट होती है उसमें वेरिएशंस होते हैं, उसमें भिन्नताएं होती हैं, हर कोई जो है अपनी अपनी पेस पर डेवलपमेंट करता है। तो यानी कि ये भी एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए हमारा जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल एस्पेक्ट होता है, इमोशनल होता है, मोरल होता है, कॉग्निटिव होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स मिलकर काम करते हैं जब हमारा विकास होता है। अगर इनमें से कोई एक या आधा, मतलब आधा तो ऑब्वियसली नहीं, मतलब एक एस्पेक्ट भी अगर काम नहीं करेगा ना ढंग से, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, इनका एकीकरण होना बहुत जरूरी है, ये भी प्रिंसिपल है। ये पहला वाला जो है ये प्रिंसिपल क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, ना कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर, ठीक है। पहले सामान्य चीजें हम सीखते हैं, उसके बाद हम विशिष्ट चीजों को सीखते हैं। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो कहता है कि हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, जबकि यहां पर क्या बोला गया है? उल्टा है, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर बताया गया है, ठीक है। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, ये उल्टा दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आंसर करते रहना भाई साथ साथ, ठीक है, मजा नहीं आएगा वरना। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव
एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेज में जो है बच्चा अपने पीयर ग्रुप का यानी कि अपने साथी समूह का या सहकर्मी के, लिखा हुआ इसमें लेकिन यहाँ पर बात है साथी समूह की। ठीक है भाई, ये गूगल ट्रांसलेट करता है हिंदी में, तो आप इंग्लिश वर्जन को बेटर माने और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें। ये मत कहना कि मैडम आपने तो सहकर्मी लिखा है, यहाँ पर आपने ये लिखा है। इन तरह की चीजों में पढ़ोगे ना तो कभी तैयारी अच्छी नहीं होगी। जो कह रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, कहते हैं ना भावनाओं को समझो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो साथी समूह का जो है एक्टिव मेंबर कब बनता है बच्चा, ये पूछा है आपको। अब आप कहेंगे कि भाई चाइल्डहुड में भी साथी होते हैं, चाइल्डहुड मतलब अर्ली चाइल्डहुड में भी होते हैं, चाइल्डहुड में भी होते हैं, एडोलेसेंस में भी होते हैं, एडल्टहुड में भी होते हैं, है ना, सारी अवस्थाओं में हमारे साथी हो जाते हैं। तो हम कब कहें कि हम कब एक्टिव बने? तो भाई सीधा सीधा जवाब ये है कि यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एक्टिव कब बनता है? जब वो अच्छी तरह से अपने फ्रेंड्स की बात सुनने लगता है, उनको समझने लगता है, उनके साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है, उसके लिए अपने साथी जो है जरूरी होने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एडोलेसेंस। क्यों होगा? अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएट करती है आपकी जो फ्रेंडशिप होती है। अगर आपने अपना बैट नहीं दिखाया किसी को, दोस्ती टूट जाएगी। आपने अपने लंच में आप ब्रेड और टोस्ट लेकर आए हैं लेकिन आपका फ्रेंड रोटी लेकर आया है, उसने कहा टोस्ट दे दो और तो आपने कहा नहीं मैं तो दो, मेरी मम्मी ने दो मेरे लिए दिए, मैं ही खाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्ती टूट जाती है। आपने अपने फ्रेंड को अपना पेन नहीं दिखाया तो दोस्ती टूट जाती है। मतलब यहाँ पे दोस्ती स्टेबल नहीं है तो वो एक्टिव मेंबर कैसे बनेगा, है ना, बन ही नहीं सकता एक्टिव मेंबर। लेकिन वो एडोलेसेंस जो ऐसी स्टेज होती है जहां पर बच्चा सिर्फ फ्रेंड्स के सबसे ज्यादा करीब होता है, इवन अपने पेरेंट्स के भी नहीं हो पाता है। और अगर उसके ऐसे पेरेंट्स हैं जो उसके साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, होते हैं ना कुछ पेरेंट्स जो फ्रेंड्स की तरह डील करते हैं अपने बच्चों से, तो वो उनके क्लोज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है बच्चा एक्टिव मेंबर बनता है, अपने साथियों को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे दोस्त के पास ये चीज है, हमें भी ऐसे ही करना है। मतलब माँ बाप के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एडल्टहुड में बच्चा जो है, सॉरी बच्चा नहीं मतलब इंसान जो है वो मैच्योर हो जाता है। यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, आपका करियर सेट हो जाता है, आपको पता चल जाता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर पीयर ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपका करियर इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एडल्टहुड थोड़ी सी समझदारी वाली स्टेज है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किशोरावस्था इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि जो है तीव्र होती है? ठीक है, यानी कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है बहुत रैपिड होती है, बहुत तेजी से होती है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करो इसका। स्टेजेस है अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल एज, एडोलेसेंस और इन्फेंसी। स्कूल एज आपकी बेसिकली आप चाइल्डहुड मान सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बेसिकली बच्चा इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है स्कूल में। ठीक है, प्ले स्कूल का बच्चा होता है, लेकिन जो चाइल्डहुड होती है वो स्कूल एज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इन्फेंसी। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था में जो है बच्चा सबसे तेजी से उसकी ग्रोथ होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि चाइल्डहुड है तो चाइल्डहुड नहीं होता है गाइस, इन्फेंसी होता है। इन्फेंसी में सबसे रैपिड होती है ग्रोथ। मतलब इसमें रैपिड क्यों होती है? देखिए आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चा जन्म के टाइम पे होता है ना उसका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 2 साल तक आता आता। ठीक है, मतलब उसकी डेवलपमेंट, उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो बहुत बेटर हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में वो फाइन मोटर स्किल्स पर ग्रिप बनाता है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर उसका बहुत ज्यादा मतलब पीक पर होती है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें इन्फेंसी की तो सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो ग्रोथ है ना, फिजिकल ग्रोथ, वो कंटिन्यूस होती है। मतलब जितनी हो रही है उतनी चलती रहेगी वैसे लगातार, मतलब एक कंटिन्यूस वे में चलती रहेगी, थोड़ी 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 बढ़ती रहेगी। लेकिन जो रैपिड कहते हैं ना, इंस्टेंट एकदम से चेंज आ जाता है बच्चे के अंदर, वो एकदम से बड़ा लगने लगता है, वो यहीं पर होता है इन्फेंसी में। ठीक है, तो इन्फेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज जनरली टर्म्ड एज द पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वंस डेवलपमेंट। देखिए जब हमारे जीवन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस हमारे दिमाग में होता है, वो हम सबसे ज्यादा कब फेस करते हैं? ऐसा नहीं है, वेरिएशन देखिए हमेशा होते ही हैं, कोई भी सिद्धांत हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं इसमें उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। लेकिन जनरली में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी आपके दिमाग में होंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्स को लेकर या फिर करियर को की टेंशन को लेकर बहुत सारे संघर्ष हो सकते हैं आपके जीवन में, और आपको पता है सुसाइड्स होती हैं इस पेट पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको समझदारी से करना है। यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेजेस की बात हो रही है और थ्योरीज जितनी भी आपने पढ़ी हैं, जितनी भी आपकी समझ बनी है इन डेवलपमेंट स्टेजेस पर, उसके आधार पर आपको आंसर यहाँ पर करना है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सबसे ज्यादा वो होता है आपकी एडोलेसेंस वाली स्टेज पर, यानी कि किशोर अवस्था में होता है। ठीक है, क्यों होता है? देखिए अर्ली चाइल्डहुड जो होती है ना, वो खेलने खाने के दिन होते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती है, खाओ पियो मस्त रहो। अगर किसी ने डांट भी दिया तो 2 दिन आप मुंह भी फुला लोगे, मतलब थोड़ा नाराज रह लोगे,
लेकिन उसके बाद फिर आप वैसे ही हो गए, मम्मी ने तो थप्पड़ भी लगा दिया तो शाम को फिर मम्मी से मिलना है जाकर। लेकिन एडोलेसेंस ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपको अगर मम्मी पापा ने डांट दिया ना तो आप एक मंथ तक बात नहीं करते हो, गुस्सैल हो जाते हो, जो भी होते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलते रहते हैं। ठीक है, एक तो आपका अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अपोजिट जेंडर की तरफ, ऊपर से दूसरी चीज ये होती है यहाँ पर करियर की टेंशन होती है। आप 11th 12th में होते हैं, 10th में होते हैं, आपको ये होता है कि आप भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, है ना, उसकी टेंशन होती है। फिर दोस्तों के पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर होते हैं, फिर जो दोस्त कह रहे हैं वो चीज आपको अच्छी लग रही है, फिर माँ बाप कुछ और कह रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, स्मोकिंग और सब्सटेंस अब्यूजर पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बच्चों को लत लग जाती है। ठीक है, तो मतलब उन चीजों सब चीजों के बीच बच्चा जो है फंस कर रह जाता है। अगर सही गाइडेंस मिले तो निकल सकता है इस स्टेज से आराम से, और अगर गाइडेंस सही ना मिले तो वो बिगड़ भी सकता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बी है आपका। ये टाइपिंग एरर थोड़े से गाइस, इनको वो मत करना, माइंड मत करना। ठीक है, ये ए बी यानी कि सी है, एडोलेसेंस। नेक्स्ट है आपका डी, दिस इज डी, अडल्टहुड। तो अडल्टहुड वाली जो स्टेज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत मैच्योर्ड बिहेवियर होता है यहाँ पर, आप फैमिली लाइफ पर कंसर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली स्टेज नहीं होगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रॉम्स की जिसको हम स्टेज बोलते हैं, या फिर आप एंग्जाइटी की, कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज बोल सकते हैं, वो होती है आपकी एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू लेट चाइल्डहुड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा विकासात्मक कार्य है जो लेट चाइल्डहुड यानी कि जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है, जिसको हम बचपन भी कह सकते हैं, के लिए उचित नहीं है। यहाँ पे अगेन नॉट है, ठीक है, उचित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, यानी कि जो हमारी फिजिकल स्किल्स होती है उनको लर्न करना एक तरह से। उसके बाद है अचीविंग ए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल, सोशल रोल, कि भाई जेंडर, एक पर्टिकुलर जेंडर का क्या रोल होता है, लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, ये वो अचीव कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं ये भूमिका सारी। नेक्स्ट है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, यानी कि उम्र के साथियों के साथ मिलना जुलना। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? आई थिंक ये बहुत आसान क्वेश्चन आप कर देंगे। दिस इज द राइट आंसर, बी। ये चीज जो है ना बच्चे में अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। हालांकि कुछ कुछ चीजें वो डेवलप कर लेता है, जैसे कि भाई लड़कियां जो है वो गुड़िया से खेलती हैं, लड़के जो है वो कार से खेलेंगे। ठीक है, अगर लड़का गुड़िया से भी खेलता है तो मम्मी रोक देती है, अरे तू तो लड़का है, तू गुड़िया से क्यों खेल रहा है। मतलब इस तरह के जेंडर बायसनेस आपको देखने को मिलते होंगे, होना नहीं चाहिए वैसे भी, है ना। तो ये चीजें भी यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से। वो तो खेल तक ही सीमित है कि ठीक है भाई हम लड़की हैं तो हम ये वाला खेल रहे हैं, गुड़िया गुड़िया खेल रहे हैं, लेकिन मिक्स भी हो जाता है ना, लड़के लड़के आपस में भी खेलने लग जाते हैं, मतलब होता है यहाँ पर चाइल्डहुड में। लेकिन ये जो है प्रगाढ़ रूप से कह सकते हो, जैसे कि पूरे डीप रूप से वो नहीं समझ पाते हैं कि एक फेमिनाइन रोल क्या होता है, एक मैस्कुलाइन रोल क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम फिजिकल स्किल्स की बात करें तो छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत गेम्स खेलते हैं। अगर आप दूसरी क्लास का बच्चा, तीसरी चौथी पांचवी का बच्चे को आप देखेंगे ना, तो रिसेस का वेट करते हैं, गेम्स पीरियड का वेट करते हैं कि कब हम खेलने जाएंगे। ना चोट की चिंता होती है, ना कोई डर लगता है उनको, कुछ भी तोड़ा फोड़ी करते हैं, मतलब कैसे भी अपने शरीर को यूज करते हैं बस खेलने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। पर्सनल इंडिपेंडेंस आती है। अगर आपने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पर्सनल इंडिपेंडेंस यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से अचीव करता है, अपने काम खुद करना सीखना स्टार्ट कर देता है, इनिशिएटिव लेता है आगे से आगे बढ़कर। ठीक है, उसके बाद एज मेट्स के साथ भी खेलना स्टार्ट कर देता है। छोटी छोटी टोलियां बन जाती है इनकी, है ना, छोटी छोटी टोलियां बन जाती हैं, 4-5 हो जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं, या फिर सारे मिलकर भी खेलना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छे से तो प्लीज कमेंट कर देना भाई हाँ समझ में आ रहा है, कि या समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बता देना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं, लेकिन एक डिसेंट लैंग्वेज में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी केयरफुली। मतलब सीमा जो है मतलब क्विकली, सीमा जो है अपने सारे लेसन्स जो भी उसको सिखाया जाता है बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन बेचारी लीना जो है उसको बहुत टाइम लगता है ना, और फिर टीचर कहती है नालायक है तू। तो ऐसा कहना नहीं चाहिए वैसे, अगर आप टीचर बनने वाले हैं, मतलब स्लो लर्नर है। ठीक है, स्लो ब्लूमर कहने लगे हैं, स्लो लर्नर भी नहीं कहते कि स्लो ब्लूमर बोलो उनको। ठीक है, ब्लूम करेंगे ये भी किसी ना किसी दिन। तो यही है कि लीना जो है बहुत देर से समझती है, लेकिन सीमा जो है बहुत जल्दी समझ जाती है, इजिली वे में समझ जाती है। तो इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। तो ये क्या दर्शा रहा है विकास के सिद्धांत के, किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को शो करना है, ये आपको बताना है।
तो कॉन्टिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंटर रिलेशनशिप और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये सारे आपके विकास के सिद्धांत है ना। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्पेसिफिक टू जनरल दिखा रखा था उसमें, लेकिन यहाँ पर ये जनरल टू स्पेसिफिक है। दिस इज द करेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो ये चीज किस चीज को दिखा रही है, आपको ये आंसर करना है, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल लागू हो रहा है। देखिए कंटिन्यू क्या होती है, निरंतरता, तो यहाँ पर कोई निरंतरता की बात है, बिल्कुल नहीं है। जनरल टू स्पेसिफिक की भी बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज हम देख ही नहीं रहे हैं। उसके बाद है इंटर रिलेशनशिप और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंटर रिलेशनशिप मतलब सारी चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई व्यक्तिगत भिन्नताएं है ना हर इंसान की, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सीख रहे हैं, दूसरा कैसे सीख रहे हैं, इसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या समझा रही है, सीधे ऊपर से जा रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग होंगे जिनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ एवरेज होंगे कि ठीक है सही समझा रही है, चल रहा है काम, मतलब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग मतलब बहुत सुपर एक्साइटेड होंगे कि नहीं बहुत अच्छा समझा रही है मैम, मतलब बहुत सारे तरह के वेरिएशंस है, ये आप लोगों का एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है हर किसी में मिलती है ना, कोई भी इंसान जो है वो सेम नहीं होता है। डेवलपमेंट का पैटर्न सेम रहता है, लेकिन जो पेस होता है वो अलग अलग होता है हर इंसान का, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 क्वेश्चन और रह गए, बस थोड़ा सा पेशेंस और। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दर्शा रहा है, यानी कि वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है। ग्रोथ का एस्पेक्ट नहीं है इनमें से एक, वो आपको पहचानना है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को करना और फटाफट इसका आंसर करो। पहली चीज की ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, मात्रात्मक पहलू है। दूसरा है इसको हम माप सकते हैं। उसके बाद है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। इट डिनोट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ठीक है। फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये नहीं है, ये होती है डेवलपमेंट यानी कि विकास। यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है ना, ध्यान रखना दोनों टर्म्स अलग अलग है। ग्रोथ इज डिफरेंट थिंग एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये ऐसे है, ये ग्रोथ है, सॉरी ये डेवलपमेंट है और ये आपके अंदर ग्रोथ है। इस ग्रोथ के बाद आपकी बहुत सारी डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ये ग्रोथ तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट को शो कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटेटिव है, आपकी मतलब हाइट कितनी है, वेट कितनी है, भार तोलन, ये सब आपका आप मात्रात्मक है, इनको आप देख सकते हैं इनकी कितनी मात्रा होती है। मेजरेबल माप भी सकते हैं इनको, है ना। हाइट को हम सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, मीटर्स में, जैसे चाहे आप नाप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वेट की, तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं। आप फिजिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है, ऑब्वियसली हमारे शारीरिक विकास को दर्शाता है ना, हमारा विकास जो है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर ठीक है कि नहीं है, ये सब दर्शाता है। क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? तो ग्रोथ आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है, आपकी हाइट जो है एक टाइम पर रुक जाती है। कुछ चीजें एस्पेक्ट है जो जिंदगी भर कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, जैसे वेट हो गया, ऐसी चीजें ना कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट इसके रुक जाते हैं। आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है रुक जाती है, मतलब एक टाइम पे आके आपकी हाइट की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है, एक टाइम तक हाइट बढ़ती है उसके बाद नहीं बढ़ती है ना। तो आपकी ये सारी चीजें हैं। तो ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग, पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग नहीं है। आप कहेंगे मैडम नाखून तो बढ़ते रहते हैं, बाल बढ़ते रहते हैं, तो मैंने कहा ना ये पूरा जीवन, इसमें अगर एक चीज भी रुक गई तो हम उसको आप ये नहीं बोल सकते ना कि वो लाइफ लॉन्ग तक चलेगी। हमारा डेवलपमेंट तो विकास तो हमारा लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है, इमोशनल ये सब, ठीक है। ग्रोथ के कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे नाखून बढ़ते ही रहते हैं जिंदगी भर, है ना, ये आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप हाइट की बात करो तो वो तो रुक जाती है, आपकी मसल्स वगैरह होती हैं, आपकी हड्डी, आपके दांत जो है, एक बार दूध के दांत आ गए फिर दूसरे दांत आ गए, ठीक है। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग तक नहीं चलते हैं। दैट मीन्स कि ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग तक नहीं चलती है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग आपका होता है डेवलपमेंट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके पेडागोजी का पार्ट कवर कर रहे हैं। आपने जितनी डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है ना उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। इन विच स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड शोज मैक्सिमम अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, बोल सकते हैं आप, ठीक है। विपरीत लिंग की तरफ जो है मतलब बच्चा विकास का जो चरण, कौन सा विकास का चरण है जिसमें विपरीत लिंग के प्रति अधिकतम आकर्षण दिखाई देता है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये, है ना। तो दिस इज द डायरेक्ट आंसर, एडोलेसेंस। यही वो अवस्था होती है जब आपके बीच में सबसे ज्यादा आप अट्रैक्ट होते हैं, है ना। यहाँ पर लोग बहकावे में आकर या बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें के बच्चे शिकार हो जाते हैं। बेसिकली लड़कियां भी शिकार होती हैं, बहुत लड़कियां ज्यादा होती हैं क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा
झेलने पड़ते हैं, आपको पता है सोसाइटी ही ऐसी है ना। मैं ये नहीं करी, मैं जेंडर बाइसेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि लड़कियां शिकार ज्यादा होती हैं इन चीजों का, ठीक है। तो मतलब ये है कि एडोलेसेंस वाली स्टेज होती है जब आपको मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स योर ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। यहाँ पर जेंडर बोल रही हूँ, यानी कि अगर आप लड़की हैं तो लड़का है सामने वाला, तो आपको लड़के को देखकर अट्रैक्शन हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो आपको किसी लड़की को देखकर, एंड इट्स नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं, बस इनको गलत डायरेक्शन में यहाँ पर संभालने की जरूरत होती है। अगर आपको गाइडेंस अच्छे मिल जाए ना यहाँ पर, तो आप गलत चीजों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको गाइडेंस ना मिले यहाँ पर, तो भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस क्या है, मतलब ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। सो देर आर 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, आप सबको पता होने चाहिए वो, ठीक है। इसमें वो 3 तो डोमेन है डेवलपमेंट के, और एक इनमें से डेवलपमेंट का डोमेन नहीं है, मतलब जो ऑफिशियली है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो फटाफट आंसर करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो फटाफट से आंसर करो, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो मोरल होता है वो डोमेन नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है, सोशल इमोशनल के अंदर। जो मोरल एस्पेक्ट है हमारा वो सोशल इमोशनल के अंदर आता है, कुछ कॉग्निटिव भी, क्योंकि हमारी रीजनिंग भी होती है ना, जब मोरल रीजनिंग करते हैं हम, भाई तर्क वितर्क होता है ना नैतिक विकास में, तो नैतिक विकास ना इन्हीं के अंदर कवर हो जाता है, लेकिन ये अलग से कोई डोमेन नहीं है, ठीक है, ये बताने की बात है। तो फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल इमोशनल होता है, इसको हम अफेक्टिव डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म भी आपको देखने को मिल सकती है, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक, ठीक है। ये 3 डोमेन्स होते हैं, इनको रट लो, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, एक सिचुएशन आपके सामने दे दी जाएगी, ऐसे ऐसे है, तो बताओ ये बच्चे के कौन से डोमेन की बात हो रही है, तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रारंभिक बचपन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं हैं। इनमें से एक विशेषता है जो पर्टिकुलरली अर्ली चाइल्डहुड की होती है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। अपने उम्र के बच्चों के साथ मिलना और सीखना, अत्यधिक रोना और असुरक्षा, अलगाव और सामाजिक इच्छा के सामाजिक विरोध की इच्छा, बाधित, जिद्दी, अवज्ञाकारी, नकारात्मक और विरोधी, ठीक है, इंटरप्टिव, स्टबर्न, डिसोबीडियंट एंड होस्टाइल। तो देखिए अब मैं सबकी बता देती हूँ कि सबकी किस किस एज की विशेषताएं हैं। तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलना और सीखना, ये आप करते हैं लेट चाइल्डहुड में, ठीक है। जब आप थोड़े से बचपन, आप जैसे कि 4th, 5वीं, 6ठी के बच्चे होते हैं ना, ये लेट चाइल्डहुड की स्टेज है, 3rd, 4th, 5th क्लासेस जो होती है, लेट चाइल्डहुड होता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है अपनी उम्र के बच्चों के साथ आराम से खेलता वेरता है, थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप ग्रो होने लग जाती है ना, ज्यादा तो नहीं होती, डीप नहीं होती है, लेकिन ग्रो होने लग जाती है। तो मिलना और सीखना स्टार्ट, लंच करते हैं साथ में खेलते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अत्यधिक रोना और असुरक्षा, ये आपका इनफेंसी में होता है, यानी कि शैशवावस्था में होता है। अलगाव और सामाजिक विरोध की इच्छा, ये आपको एडोलेसेंस में होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, आइसोलेशन और सोशल अपोजिशन, ये एडोलेसेंस में अडल्टहुड तक चलता है, मतलब अब एडोलेसेंस से स्टार्ट हो सकता है और अडल्टहुड तक जाता है, ठीक है। जब आप सामाजिक कुरीतियों को मतलब कि अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एथिकल वैल्यूज पर भी हो सकता है, ह्यूमन राइट्स पर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है बाधित, जिद्दी, अवज्ञाकारी। तो इन 4 ऑप्शन में से देखें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए जो अर्ली चाइल्डहुड होते हैं ना बच्चे, थोड़े ईगो सेंट्रिज्म होता है उनमें, आत्म केंद्रता की भावना होती है, तो उनको लगता है कि जो चीज़ है उन्हीं की है, दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते हैं। अगर दुकान पे गए वो खिलौना चाहिए तो वो चाहिए, रोने लग जाते हैं, नहीं ये दिलाओ, मेरे को दिलाओ, तो थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, डिसोबिएंट होते ही हैं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती है। अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे जो होते हैं इतनी समझ नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है, तो अपनी जिद पूरी करवाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 3, 4, 5 साल के बच्चे की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका आंसर गलत हो गया है तो कभी भी निराश मत होना, ठीक है। बस अब ये देखना कि अब आगे गलत नहीं होगा, अब तो गलत कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब समझ में आ गया अब आगे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, किशोर का डैश अनुभव कर सकते हैं, एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस। एडोलेसेंट जो है वो किसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब किशोर अवस्था में किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से आंसर करो। जीवन के बारे में संतुष्टि महसूस करना कि चलो भाई तृप्त हो गए हैं, सारी चीजें हमने पूरी कर ली हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से। क्या ऐसा एडोलेसेंट जो है वो फील करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये तो आपको पता है कि ये स्टेज तो इससे पहले की स्टेज है एडोलेसेंट, ये स्टेज तो भी आई नहीं है उनकी, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दिमाग में। अपने बारे में चिंता और चिंता, फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, मतलब अपने बारे में चिंता और फालतू की और चिंता है, ठीक है। बचपन में किए गए पापों के बारे में डर महसूस करना, ये तो आपको पता है ना, एरिक्सन की लास्ट स्टेज में जाके होता है ऐसा, जब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या गलत चीजें की है अपने पूरी उसमें, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आत्मबोध की अनुभूति, यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी आपको नहीं होता है। ये भी आपको बहुत एडल्टहुड की स्टेज में के बाद जो स्टेज आती है उसमें होता है कि हाँ भाई ठीक है। अब देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है कईयों को हो ना हो, कि हाँ भाई हमने जो
किया है, क्या वो सही है, वो गलत है। अगर सही किया है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि हाँ हमने पूरी जिंदगी में अपना बहुत अच्छा काम किया है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर होगा एंग्जाइटी। देखिए एंग्जाइटी देख के समझ लो, है ना, एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, सिर्फ अपने बारे में बहुत वो रहते हैं कि दुनिया हमें ही देख रही है। पियाजे ने बोला था ना कि पर्सनल फेबल होता है, ठीक है, पर्सनल फेबल, पियाजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है। एक एडोलोसेंस ईगोसेंट्रिज्म होता है, वो भी वापस आ जाता है यहाँ पर। एक तो ईगोसेंट्रिज्म आपका अर्ली चाइल्डहुड में होता है, एक आपका एडोलोसेंस में वापस आता है। आपको लगता है कि दुनिया जो है आपको ही फोकस कर रही है, आप पे ही फोकस कर रही है, आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। बस यहाँ वाले ईगोसेंट्रिज्म में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आप दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ रहे हो, जबकि अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा जो है दूसरे के पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो पर्सनल फेबल होता है, मतलब अपनी ही कहानियां होती है, अपने ही बारे में होता है सब कुछ, कि हमें कौन कौन देख रहा है, हमें अच्छा लगना है, हम ऐसी ड्रेस पहनकर गए हैं तो क्या सब हमें ही देखेंगे, हमें नहीं देखेंगे तो क्यों नहीं देखेंगे, मतलब वो वाली चीजें होती हैं। तो बहुत चिंताएं भी होती है, कंसर्न होता है अपने बारे में। तो 2 इज द राइट आंसर, मतलब बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, और हम सब एडोलेसेंस की स्टेज से गुजर चुके हैं। आई होप कि जितने लोग देख रहे हैं वो तो गुजर ही चुके होंगे। तो आपको सबको पता है कि इस स्टेज में क्या क्या होता है, मतलब याद भी होगी। बचपन की तो चलो चीजें हम भूल भी जाते हैं, लेकिन एडोलेसेंस के एक्सपीरियंस हम हार्डली भूलते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता कोई भूलते होंगे। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स अ टीचर टू। तो मानव वृद्धि और विकास को समझना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है। दिस इज योर पेडागोजिकल क्वेश्चन, पर्टिकुलरली पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सोल्व करो भाई इसको। पेडागोजी करते हो ना, आपकी पेडागोजी कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो ऐसे पढ़नी है पेडागोजी। आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते जाने हैं, समझते जाना है कि आप क्या क्या कर पा रहे हैं, अपनी थ्योरीज को आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, वो आपको जज करना है। तो पढ़े गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशन वाइल टीचिंग, ठीक है, मतलब कि शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण करना आना चाहिए। विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहें, ठीक है, कि भाई डिफरेंट लर्नर है, इनको कैसे कैसे पढ़ाना है ये आपको पता रहे। छात्रों को बताएं कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक निष्पक्ष तरीके से उसके शिक्षण का अभ्यास करें, ठीक है, मतलब अनबायस्ड वे होना चाहिए आपका। लड़का लड़की इस तरह के भेदभाव आपको नहीं करने चाहिए। तो मैंने ये पूछा गया है कि एक टीचर ने भाई ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी, आप लोगों की बात हो रही है, आपने थ्योरी पढ़ी, अब आप स्कूल में टीचर लग गए, तो आप क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर बताना है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको 2 क्वेश्चन सही लग सकते हैं, 2 आंसर सही लग सकते हैं कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, पर वही है, अब ये नहीं पता कि भाई पेपर में कौन सा आंसर दिया है। तो अब ये मुझे पता है ना कि आंसर क्या है, तो आप लोग बस सोच के अपना आंसर फटाफट ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर नीड्स। आपको पता है कि आजकल की हमारी जो क्लासेस हैं वो हो गई हैं इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव हो गई है, यानी कि समावेशी शिक्षण की बात होती है। और ये आपका मेन टॉपिक है, जेंडर इन स्कूलिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका केवीएस का सिलेबस है प्रॉपर ये, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि आपको जितने भी डाइवर्स नीड है ना बच्चों की, मतलब बच्चों की जो हर बच्चे की अलग अलग जरूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग प्लान करनी है, ठीक है। अब बच्चा जो है वो एडजस्ट नहीं करेगा, सिस्टम एडजस्ट करेगा, टीचर एडजस्ट करेंगे, कैसे भी करो, लेकिन बच्चे को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। दिस इज ऑल अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज ऑल अबाउट द एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑल्सो सेज दिस, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी यही बात कहता है कि आपको डाइवर्स नीड को देखना है, बच्चे की हर नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशन, ये इज ओनली एक एस्पेक्ट की बात कर रहा है, सिर्फ इमोशंस की। यहाँ पे हाउ दे इंप्रूव देयर लाइफ, अब यहाँ तो लाइफ की बात नहीं हो रही ना, पहले आप तो मेथड्स पर जाएंगे ना, आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। प्रैक्टिस और टीचिंग इन अनबायस्ड वे, ठीक है, अनबायस्ड वे में तो करना है, लेकिन इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पर्टिकुलरली आपको क्यों पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि बच्चे की जो सोशल नीड्स हैं, उसकी जो इमोशनल नीड्स क्या हैं, उसकी जो इंटेलेक्चुअल नीड्स क्या है, उसकी कॉग्निटिव नीड्स क्या है, उसकी मोरल नीड्स क्या है, उसकी एथिकल वैल्यूज क्या हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर आपको हेल्प करेगी। समझ आ रहा हो तो प्लीज कमेंट कर देना, ना समझ आ रहा हो तो भी कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी कि आपको चीजें क्लियर है नहीं है तो किस तरह से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट इसका आंसर करो। ह्यूमन डेवलपमेंट इज, भाई मानव विकास क्या है, पिछली वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फटाफट बताओ। फोर्थ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, नन ऑफ द अबव। मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ठीक है। मात्रात्मक क्या होता है, मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं, प्रॉपर मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब उसमें कुछ गुण भी हैं, सिर्फ देखना ही नहीं है, उसमें गुण भी हैं, प्रॉपर
गुण भी हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, दोनों ही हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ द देम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, फटाफट से आंसर करो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट। मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में, दिस इज योर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कम्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, थोड़ी ऐसी बड़ी टर्म है जिसको आपको समझना है। ग्रोथ उसके अंदर का एक पार्ट है, जो फिजिकल ग्रोथ की हम बात करते हैं। इसमें आपका सोशल डेवलपमेंट भी आती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आती है, तो सारी चीजें आती है। तो ये सारी चीजें जो है, ग्रोथ आपका एक तरह से बेसिकली क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, और ये बाकी सी चीज ज्यादातर चीजें जो है ज्यादातर गुणात्मक होती हैं। तो यानी कि क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, आपको आंसर जो मैं करा रही हूं, है ना, होना भी नीचे कंफ्यूजन अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, भाई डेवलपमेंट का अपेक्षित परिणाम क्या है, फटाफट बताओ इसका आंसर। इंक्रीज वंस इंटेलिजेंस, किसी की इंटेलिजेंस को बढ़ाना। इंप्रूव वंस एबिलिटी, किसी की क्षमता में सुधार करना। ऐड इंचेस टू वंस हाइट, किसी की हाइट में कुछ इंच जोड़ देना, ठीक है, मतलब किसी की हाइट बढ़ाना में टाइप्स। मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, यानी कि परिपक्वता और अनुभव। फटाफट से आंसर करो इसका कि विकास क्या चाहता है हमसे। भाई विकास की मेन परिणाम क्या होते हैं विकास का, अच्छा विकास है तो क्या आता है आपके अंदर, ठीक है। ये सिर्फ ए, देखिए आप आंसर बता देती हूँ, आंसर नंबर इज डी इज करेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन अप करती हूँ। भाई सिर्फ इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट यहाँ पर डील कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात है। किसी की एबिलिटी, किसी की क्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है, सिर्फ एक, यहाँ पर क्षमता तो बढ़ेगी आपकी, ठीक है, लेकिन उस क्षमताओं के बढ़ने से आपको मिला क्या, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। एड इंचेस टू वंस हाइट, ये तो सबको बकवास लग रहा होगा ना, सी तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप लोगों ने सी एलिमिनेट किया होगा, आई एम श्योर, है ना। उसके बाद मैच्योरिटी एक्सपीरियंस, इसमें सब कुछ आ जाता है। आपकी एबिलिटी भी बढ़ रही है, आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ रही है, आपकी देखिए इंटेलिजेंस यहाँ पर क्या है, आपकी रीजनिंग, तर्क वितर्क, प्रॉब्लम, जो हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग्स होती हैं वो आपकी इंक्रीज होगी, तभी तो आप में मैच्योरिटी आएगी, और वो आपको एक्सपीरियंस से मिलेगी, है ना। तो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस जो है वो दोनों ही डेवलपमेंट जो आपको देती है। डेवलपमेंट में जब आप एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं तो वो भी काम आता है ना, तो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ईजी था, आई थिंक कि काफी लोगों ने सही आंसर किया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग द इन्फेंट, ठीक है। ओरल यानी कि मौखिक भाषा की बात हो रही है यहाँ पर, इन्फेंट्स की। इन्फेंट क्या होते हैं, शिशु जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, है ना, 0 से 1 साल तक के बेसिकली शिशु कहलाते हैं। तो 2 साल तक के होते हैं वैसे तो शिशु, है ना, 2 साल तक का बच्चा जो होता है। तो फटाफट बताओ कि इनमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक है शिशुओं की, ठीक है। सबने शिशु खिलाए होंगे भाई, छोटे, मतलब आप किसी के चाचा, किसी की बुआ, किसी की बड़ी बहन, ऐसा हो सकता है। तो बच्चे तो सबने देखे और थोड़े बहुत खिलाए भी होंगे। तो प्लीज बताओ, फटाफट आंसर करो इसका। वाक्य में बात कर लेते हैं क्या बच्चे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। से 1 और 2 लेटर वर्ड्स, 1 या 2 अक्षर के शब्दों को कहना। बहुत छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, शिशु की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो ये भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, स्पीकिंग द वर्ड इन ए वॉइस, ठीक है, शब्दों को आवाज में बोलना, ठीक है। आवाज में यहाँ पे वॉइस क्या होती है, एक तरह की ध्वनि प्रोड्यूस करना, ठीक है। डू नॉट डेवलप लैंग्वेज एट देयर एज, तो लैंग्वेज डेवलप होती नहीं है, लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है डेवलप करना, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। भाई 0 से 2 साल का बच्चा बैबलिंग करना, बहुत सारी चीजें सीख जाता है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हालांकि होता नहीं है पूरा, वो अर्ली चाइल्डहुड में पीक पर होता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए होता है ना, पानी चाहिए तो मम बोलता है, पापा, मामा, ऐसी चीजें बोलने लग जाता है, तो साउंड्स आती है एक तरह की, ठीक है। वर्ड इन ए वॉइस, एक आवाज में बोलते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है ज्यादा, लेकिन एक वॉइस निकल कर आती है उनकी। कई बार एक ही चीज को वो, मतलब बहुत सारी चीजों को सिर्फ एक ही नाम से बुलाते हैं, है ना, क्योंकि इतना बच्चा कैपेबल नहीं हो पाता कि डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन कौन सी चीजें अलग अलग है ना। से 1 और 2 लेटर वर्ड्स, तो ये 2 लेटर वर्ड्स तो नहीं बोल पाता ना। आप अंदर आ जाओ, अंदर आओ, ऐसे लेटर बोल देगा कि बच्चा नहीं बोल पाएगा 2 साल तक का बच्चा। उसके लिए थोड़ा सा और लैंग्वेज डेवलपमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की बात नहीं बोल रही हूँ। कुछ बच्चे हो सकता है कि 2 साल की एज तक आते आते, मतलब लेटर स्टेज में बिल्कुल हो सकता है 1 और 2 लेटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप हमेशा मेजोरिटी पे ध्यान दिया करो। ये नहीं कि भाई मेरे भतीजे ने तो बोल दिया था तो लगा देता हूं आंसर, है ना, ऐसा मत करना कभी भी। होता क्या है ना कि आपको जनरल एक आम व्यू चाहिए होता है, मतलब एक कॉमन व्यू आपको देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, तो वो चीजें देखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करो। व्हाट डू चिल्ड्रन इन द लेट चाइल्डहुड यूजुअली डू, ठीक है।
तो मतलब कि जो बचपन के अंतिम चरण में, यानी कि हम बोल सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं ये आपको बताना है। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, तो फटाफट आंसर करो। एंजॉय एंड टेक अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड लिसन टू सिंपल स्टोरीज, तो मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ना। एग्जिबिट कंसिडरेबल मेंटल एंड फिजिकल मेच्योरिटी इन कंपैरिजन टू द चिल्ड्रन यंगर देन देम, उनकी तुलना में, छोटे बच्चों की तुलना में काफी मानसिक और शारीरिक परिपक्वता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया, मतलब भाई अपने से जो छोटे बच्चे हैं थोड़े से, उनसे ज्यादा मतलब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं ये। एक्वायर ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्कूल वर्क एंड ऑर्गेनाइज ए ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम देयर सेंसेस। ठीक है, तो देखिए ये तो होगा ही नहीं, ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा वो मतलब बड़े बच्चे नहीं हो जाते हैं कि भाई उनको पूरी सेंस ही हो जाए, सारी इन्फॉर्मेशन की एक सेंस निकालने लग जाए, भाई वर्ल्ड के बारे में सेंस निकालने लग जाए, भाई कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इस तरह की चीजें हैं, तो ये होगा नहीं आपका। एंजॉय एंड टेक अपॉर्चुनिटी टू स्टक लिसन, ये होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में। यहाँ पे लेट चाइल्डहुड की बात हुई है ना, चाइल्डहुड को भी दो स्टेज में डिवाइड किया गया है, अर्ली और लेट। तो लेट चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होता है कि वो बस स्टोरी सुनना ये सब पसंद करते हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, है ना, 6, 7, 8 साल का बच्चा हो जाता है, 8 से 11 साल तक का बच्चा आप लगा लीजिए, तो यहाँ पर पूरे एज ग्रुप को आपको देखना है। एग्जिबिट कंसिडरेबल मेंटल एंड फिजिकल मेच्योरिटी इन कंपैरिजन टू, भाई देखो मैच्योरिटी जो है आती नहीं है अभी तक बच्चे में, अभी वो बच्चा कहाँ मैच्योर है, अभी तो बचपन ही में है ना, अभी मैच्योरिटी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि वो 7 साल का हो गया तो 5 साल से बच्चे से ज्यादा उसको मैच्योरिटी आ गई, बहुत हो गया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कई बार 7 ईयर्स का बच्चा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि 5 ईयर्स का बच्चा बहुत सुलझा हुआ लगने लग जाता है, तो ये कंपेरिजन अभी हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आ जाती है। आपको पता है कि जब फर्स्ट क्लास में बच्चा होता है, सेकंड में होता है, थोड़े से लापरवाह बच्चे होते हैं ना, इतना वो नहीं होता, फिर 3rd, 4th, 5th में आके मतलब उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, भाई मॉनिटर्स बनते हैं, या 5वीं क्लास का बच्चा आप देखिए 1st, 2nd, 3rd को भी संभाल सकता है ना। टीचर्स डे होता है तो 5वीं क्लास के बच्चे जाते हैं, इनको माइंड कराते हैं क्लास में, वो करते हैं, तो ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं, है ना, मतलब थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है स्कूल के काम को लेकर। ठीक है, डिसिप्लिन आ जाता है थोड़ा सा 5th क्लास के बच्चों में, 4th क्लास के बच्चों में एज कंपेयर टू द 1st एंड 2nd क्लास। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर सी, मतलब इसमें आपको ना कंफ्यूजन अगर हुआ होगा ना तो आपको बी में हुआ होगा, मैं एम डैम श्योर कि यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हुआ होगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर करना चाहूंगी आपको कि छोटे बच्चों की तुलना में काफी मानसिक और शारीरिक परिपक्वता, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है काफी, मतलब बहुत ज्यादा उनमें ये हो जाता है। तो भाई ठीक है, 5वीं क्लास का बच्चा हैंडल कर रहा है 1st, 2nd, 3rd को, लेकिन अल्टीमेटली तो एक बच्चा ही है ना, थोड़ी देर के बाद वो उब जाएगा, नहीं कर पाएगा, बच्चे लड़ लें तो लड़ने दो, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो मैच्योर हो गया? मैच्योर का मतलब ये है कि हाँ भाई 1st क्लास के बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, 2nd क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है लाइक अ टीचर, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट से आंसर करो इसका। हाउ कैन ए टीचर एंश्योर ए स्टूडेंट्स हेल्थ, भाई शिक्षक जो है एक छात्र के स्वास्थ्य को कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि हाँ भाई सही रहे, स्वस्थ रहे, कैसे करेगा? फटाफट आंसर करो इसका, पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका। बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स हेल्थ एंड हाइजीन हैबिट्स, उसकी हेल्थ और हाइजीन हैबिट्स को देखेगा। ठीक है भाई, खाना वाना ठीक से खा रहा है, हाथ वाथ धोता है कि नहीं धोता है खाना खाने से पहले। बाय ऑब्जर्विंग ए स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड हिज मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, एक छात्र के व्यवहार को ऑब्जर्व करे, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का अवलोकन करे कि भाई मानसिक रूप से ठीक ठाक बच्चा है, फिजिकल कंडीशन उसकी ठीक है, खेल पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्लासरूम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। बाय ऑब्जर्विंग हिज स्टूडेंट्स डाइट, बच्चे की डाइट को देखे, डेली लंच बॉक्स चेक करे, आज क्या खाने में लाया, आज क्या खाने में लाया। बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स हाइट एंड वेट, भाई हाइट वेट देखो, हाइट बहुत बढ़ रही है, वेट बहुत बढ़ रहा है, इसका मतलब बहुत सही है बच्चा। कम हाइट का है भाई, बहुत मतलब बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीजें हो, मतलब ये आपको समझाने के लिए थोड़े से टोंट वे में बता रही हूँ, है ना। तो ये नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो पहले। तो कैसे कर सकता है? बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट हेल्थ एंड हाइजीन हैबिट, सिर्फ हेल्थ और हाइजीन हैबिट को देख के हो सकता है? बच्चा हाथ धो रहा है खाने खाने से पहले, ठीक है, और वो स्वस्थ भी लग रहा है देखने में, तो भाई आप मान गए? नहीं होता है भाई ऐसे थोड़ी ना टीचर ऑब्जर्व करेगा। बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड हिज मेंटल, अब क्लास में टीचर क्या करता है? सबसे ज्यादा फोकस तो बच्चे के बिहेवियर पर रखता है ना, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डेस्क में खेल तो रहा है ना सबके साथ। इसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन कैसे पता लगाएगा कि भाई क्लास में जवाब सही से दे पा रहा है
कि नहीं दे पा रहा है, बोलने में ठीक सक्षम है कि नहीं है, फिजिकल यानी कि खेल जो होते हैं, एक्टिविटीज जो होती है क्लास में जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है, वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यही सब चीजें तो टीचर ऑब्जर्व करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्टूडेंट की डाइट देखकर, सिर्फ डाइट देखकर किस टीचर को पता चला है कि बच्चे को क्या दिक्कत है ना। यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है ना पूरा दिमाग में वापस ले आओ कि भाई सब कुछ देखना है टीचर को, तो उसको तो बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि उसकी पूरी हरकतों को। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मैं समझा भी रही हूँ क्वेश्चन कैसे डील करने हैं आपको, जब क्वेश्चन आता है ना पेपर में तो कैसे करना है। नेक्स्ट है व्हाट डज ग्रोथ इंडिकेट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो भाई ग्रोथ क्या बताती है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, वृद्धि जैविक प्रणाली में क्या दर्शाता है, दर्शाती है। ये थोड़ा गूगल ट्रांसलेट करता है दर्शाता दर्शाती वाला एरर, ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ। तो बताओ फटाफट इसका आंसर 9th का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एबिलिटी, संरचना, कार्य और क्षमता का परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन टूवर्ड्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ प्रगति करता है, मतलब ग्रोथ का मतलब होता है कि आप मैच्योर हो रहे हैं। एडिंग टू वंस इंटेलिजेंस, किसी की जो बुद्धि है उसमें जुड़ा होता है, इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो शुरू से अब तक देखी है या पिछली वीडियो भी देखी है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है, वृद्धि की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताया था इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा जो शारीरिक जो हमारा एस्पेक्ट है ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का, उससे रिलेटेड है। शारीरिक विकास की बात होती है यहाँ पर। इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये वृद्धि दिखाती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड एबिलिटी, दिस इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ठीक है, ये विकास से संबंधित है। मैच्योरिटी भी विकास से संबंधित है, किसी के इंटेलिजेंस भी विकास से संबंधित है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों पहले ऊपर के तो विकास से संबंधित है, लेकिन नीचे वाला जो है वो ग्रोथ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना बोलना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, लगातार बोलना पड़ता है, बस वीडियो देख लिया करो, ठीक है, और अपने आंसर भी दिया करो जरूर। अब फटाफट करो, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में मतलब मैं पता है क्या सोच रही थी पहले कि जो सबसे बड़ा होता है ना वही आंसर होता है, मतलब उसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। मतलब हर बार ये ट्रिक काम नहीं करती है, कई बार काम कर जाती है, पर आप ऐसे मत करना। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन द ट्रांजिशन ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जब हम चाइल्डहुड से एडोलेसेंट सॉरी स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, चाइल्डहुड से एडोलेसेंट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है वो आपको बताना है, ठीक है। सम रिएक्ट टू फिजिकल चेंजेस विद प्लेजर और एक्साइटमेंट एंड सम अदर एक्सपीरियंस शेम, डिस्गस्ट, कंफ्यूजन, एंग्जाइटी एंड गिल्ट, ठीक है। भाई कुछ लोगों में तो बहुत ही ज्यादा उनको गिल्ट महसूस होता है, ठीक है, शर्म सी महसूस होती है, चिंता होती है, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन कुछ के लिए क्या होता है कि बहुत एक्साइटमेंट होता है कि चलो भाई वाओ मजा आ रहा है, फ्रेंड्स अच्छे बन गए हैं, 11th क्लास में साइंस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, तो बहुत सारी चीजें है ना। तो कुछ लोगों का तो आनंद की अनुभूति थी, उनके एक्सपीरियंस जो है एडोलेसेंट में जाने के बहुत अच्छे हो जाते हैं, कईयों के बहुत बुरे हो जाते हैं। ये है ए ऑप्शन का मतलब। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ देम डू नॉट फाइंड मच चेंजेस देमसेल्फ, मतलब काफियों को, मतलब अधिकांश को ऐसा लगता है, मतलब ये कह सकते हैं 80% बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं है ना। हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक समस्याएं सामने आने लग जाती हैं। सम आर स्ट्रेस्ड विद एकेडमिक एंड रिजल्ट, कुछ लोगों को एकेडमिक्स की और रिजल्ट की बहुत टेंशन हो जाती है। तो फटाफट आंसर करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में आ गया बाय चांस, मतलब रिलेटेड आ गया तो, है ना, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, एग्जाम एक्सपर्ट, लेकिन आपको बस समझा सकती हूँ। तो बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे लंबा आंसर, है ना। ये ट्रिक काम आ गई कि सबसे बड़ा जो आंसर है वही आंसर है, लेकिन हर बार ऐसे मत करना गाइस, क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मजाक के तौर पे बता रही हूँ आपको, मतलब पहले सुनते थे कि जो सबसे लंबा आंसर है वही आंसर होगा। देखिए क्या कहा गया है इसमें, ये जो है कि चेंज होता नहीं, तो इतने सारे बच्चे अगर ये सोचते हैं कि चेंज नहीं होता है तो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात हो रही है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत तरह की होती है, फिर किस तरह की समस्याएं, ठीक है, किसी को कोई ब्रेन डैमेज टाइप की भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, किसी को कोई डिसलेक्सिक हो सकता है, कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ पे वो चीजें नहीं है। सम आर स्ट्रेस विद एकेडमिक, क्या सिर्फ एकेडमिक और रिजल्ट की टेंशन होती है एडोलेसेंट्स को? बिल्कुल नहीं, इनसे ऊपर बहुत सारी चीजें होती है जो उनको परेशान करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। भाई कुछ को तो ये फिजिकल चेंज अच्छा लगता है कि ठीक है चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ के लिए बहुत शेमफुल हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये मतलब इस स्टेज पे जो होती है तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है,
कंफ्यूजन होता है वो सारा कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर मोस्टली फिजिकल चेंजेस बॉडीज में होते हैं, बॉडी में होते हैं, अपनी बॉडी को अडेप्ट करना, वॉइस में मॉड्यूलेशन हो जाता है, आवाज बदल जाती है, लड़कों की मोस्टली बदल जाती है ना। तो मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ, और कईयों को लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, हमें तो अच्छा लग रहा है टाइप्स। तो ये वाली चीजें हैं, है ना। तो ये दोनों के मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि जो अनुवांशिकता को है हम डैश सामाजिक संरचना मानते हैं। कैसी सामाजिक संरचना मानते हैं, ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस है, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने स्टैटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और डायनेमिक। स्थिर, प्राथमिक, माध्यमिक और गतिशील, ठीक है। स्टैटिक मतलब जो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। प्राइमरी जो प्राथमिक रूप में हमारे लिए वो जरूरी है। सेकेंडरी का मतलब ये हो जाता है कि हम तो हैं लेकिन हमसे पहले कोई और इंपॉर्टेंट है, ओके, हम दूसरे नंबर पर आते हैं। और डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होती रहती हैं चीजें, ठीक है। तो फटाफट आंसर करो। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक। जो हेरिडिटी है ना वो हमारे जीन्स पर डिपेंड करती है ना, जेनेटिकली होती है हमारे पास, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वो एक स्टैटिक चीज है, मतलब स्थिर है। जैसे कहती हूँ ना मैं, स्टैटिक जीके बोलते हैं हम। स्टैटिक जीके जो मतलब जो पहले की हिस्ट्री विस्ट्री जो फैक्ट्स हैं वो स्थिर है, उनको हम बदल नहीं सकते हैं, उनके साथ हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हेरिडिटी के साथ भी हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। ये आपका स्टैटिक पार्ट है, आपके डेवलपमेंट का ऐसा स्टैटिक पार्ट है जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप में डायबिटिक, जैसे हम कहते हैं ना डायबिटीज जिसी को होती है, तो जनरेशन में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। किसी की ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जन्म से ही है, तो वो हम नहीं उसको छेड़छाड़ कर सकते उसके साथ, ठीक है। सपोज किसी का ब्रेन छोटा होता है, किसी का थोड़ा बड़ा होता है, मतलब ऐसी चीजें होती है ना, बहुत ही बायोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी आंखें कैसी हैं हम नहीं बदल सकते, ठीक है, हमारी आंखें काली हैं, नीली हैं, हरी हैं, ये सब हम चीजें नहीं चेंज कर सकते, जो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टैटिक एस्पेक्ट। तो हेरिडिटी हमारा एक स्टैटिक जो है सामाजिक संरचना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट पढ़ो और फटाफट इसका आंसर कीजिए। बाय मोटर डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ इन द यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इट इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो मोटर विकास, इसका हिंदी में एग्जैक्ट मतलब मुझे या तो गतिशील विकास या कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को एग्जैक्ट मोटर की हिंदी पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को पता चल जाए। तो मोटर डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य हथियारों नहीं, सॉरी इट्स नॉट हथियारों, इट्स हाथों पैरों, इट्स गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। चलो हाथों और पैरों के उपयोग से है, जो इससे संबंधित है, ठीक है, हाथों और पैरों के उपयोग से संबंधित है। तो फटाफट बताओ इसका क्या मतलब होगा। मतलब आर्म्स और लेग्स का यूज है। अगर आपके हिंदी वाले सेक्शन में कोई भी डिस्पैरिटीज हैं तो आप इंग्लिश को सही मानेंगे, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट होता है गाइस, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट से डायरेक्ट लिखते हैं तो इसमें कई बार थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, ठीक है, माइंड मत करना। तो फटाफट बताओ। तो भाई आर्म्स और लेग्स की जो डेवलपमेंट होती है हमारे मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है, तो ये किससे रिलेटेड है ये बताना है। माइंड और स्पिरिट से है, लर्निंग और एजुकेशन से है, ट्रेनिंग और लर्निंग से है, या स्ट्रेंथ एंड स्पीड से है, मन और आत्मा से, सीखना और शिक्षा, प्रशिक्षण और सीखना, या फिर शक्ति और गति से, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्ट्रेंथ एंड स्पीड, ठीक है। आपके हाथ की मसल्स, आपके लेग्स की मसल्स जो है आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, आपको स्पीड प्रोवाइड करती हैं, है ना। फाइन और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारा जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का काम है वो हमारी लेग्स और आर्म्स का होता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है हमारे स्ट्रेंथ से और स्पीड से, क्योंकि देखिए बच्चा जब छोटा होता है, क्योंकि उसकी जो आर्म्स और लेग्स इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि वो बैठ पाए, ठीक है। स्टार्टिंग में वो बैठना सीखता है, उसके मतलब लेटा रहता है, बैठ नहीं पाता है, लुढ़क जाता है बार बार, बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे वो चलना सीख लेता है, खड़ा होना सीख लेता है, तो क्योंकि उसकी आर्म्स और लेग्स जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप हो जाती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आर्म्स और लेग्स के बारे में पूछा गया है, यानी कि हाथों और पैरों के बारे में पूछा गया है, ओके। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी जो कथन है वो विकास के संबंध में सही नहीं है। मतलब 3 ऐसे हैं जो सही है लेकिन एक जो है सही नहीं है, तो आपको सही नहीं है वो पहचानना है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है, मतलब हम इंटरैक्ट करते हैं, उससे हमारा जो विकास है वो डेवलप मतलब हम विकसित होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, मतलब ये एक ऑर्डर में चलता है, ठीक है। मतलब आज इतने हैं फिर बड़े बड़े बड़े, मतलब एक ऑर्डर फॉलो होता है डेवलपमेंट में, क्रमबद्ध तरीके से चलता है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, यानी कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है। भाई कौन
किस हिसाब से डेवलप कर रहा है वो उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसके खुद के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, मतलब उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और डेवलपमेंट जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। तो फटाफट से ये बताओ। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल से स्पेसिफिक होता है, ठीक है। आपको पता है कि हमारी आर्म्स और लेग्स की मसल जो है सबकी होती है जनरल, ठीक है। उसके बाद पहले हमारी मोटर डेवलपमेंट होती है, उसके बाद हमारी फाइन डेवलपमेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ, फिर आप लिखना सीखते हैं, पेन पकड़ना सीखते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक जनरल चीजों से स्टार्ट होकर आपका स्पेसिफिक चीजों तक जाता है। भाई लिखना पढ़ना ये एक स्पेसिफिक चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि आप पेपर होल्ड कर पा रहे हो अपने हाथ में, ये बहुत स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, हर कोई नहीं कर पाता हो, क्या पता किसी की जो हाथों की मूवमेंट है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वो ना भी कर पाए, तो ये स्पेसिफिक चीजें है। जैसे कि जनरल चीजें हाथ की मसल्स हो गई, आर्म्स हो गई, ये आपकी डेवलप होती है पहले, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ इज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग एडोलोसेंस पीरियड, यानी कि किशोर अवस्था के दौरान भावनाओं की तीव्रता कैसे व्यक्त की जाती है, ठीक है। हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं एडोलोसेंस में अपने इमोशंस को, उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। किस किस रूप में वो करते हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए इसका। एडवर्स फैमिली रिलेशंस, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध के उसमें भी हो सकती है, व्यवसाय की समस्या भी हो सकती है, नई स्थिति के समायोजन में भी दिक्कत हो सकती है, या फिर या तो ये अलग अलग ऑप्शन सही होंगे या फिर ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो फटाफट बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी डिस्कस हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि फैमिली के सिचुएशंस है, वहां पर भी हमने देखने को मिल सकता है कि अच्छी है कि बुरी है, ठीक है। हमें करियर को लेकर भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, कि भावनाओं की तीव्रता करियर को लेकर भी हो सकती है। मतलब कई एडोलोसेंस में ये हो सकता है, कई में इस चीज का हावीपन हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये मिक्स्ड चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द एडोलोसेंस पीरियड, ठीक है। मतलब किशोरावस्था के दौरान इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है नई सिचुएशंस में, या फिर व्यवसाय की दिक्कतें होती हैं, या फिर फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, या जो भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आप लोग साथ में आंसर करते रहिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर देखकर क्वेश्चन पढ़ लिया करो और उसके बाद आंसर कर दिया करो, क्योंकि मेरी स्पीड तो बहुत है भाई, ठीक है, क्योंकि हमें तो स्पीड से कम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए आपके पास बहुत टाइम होता है, पढ़ो और आंसर करो। ये मत बोलना कि मैडम रुक जाओ अभी सोचने, तो ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम है तुम्हारा, यही मानकर चलो। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि मानव व्यक्तित्व जो है वो परिणाम है किस चीज का, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है अपब्रिंगिंग इन एजुकेशन, आपकी परवरिश कैसी हुई है और आपकी शिक्षा किस तरह से हुई है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जो अंतक्रिया हुई है उसका परिणाम है। या फिर ओनली एनवायरनमेंट, केवल पर्यावरण का, या फिर ओनली हेरिडिटी, या फिर केवल आनुवांशिकता। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस मेरी देखी हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं। द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनैलिटी होती है, ऑल ओवर पर्सनैलिटी, वो हमारे हेरिडिटी पर भी डिपेंड करती है और हमारे एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है। हो सकता है कुछ लोगों में हेरिडिटी का फैक्टर 40% हो और एनवायरनमेंट हेरिडिटी 60% रोल निभा रही हो और ये एनवायरनमेंट जो है 40%। तो किसी में हो सकता है 40% हेरिडिटी निभा रही हो और किसी में 60% एनवायरनमेंट रोल कर रहा हो। तो मतलब व्यक्तित्व भिन्नताएं होती है ना, वो तो व्यक्तिगत भिन्नताएं तो होती ही हैं, लेकिन दोनों का रोल होता है, ठीक है। अब कुछ लोग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ कहते हैं कि इसका ज्यादा है, कुछ कहते हैं इसका ज्यादा है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन हम मानकर चल सकते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों का रोल होता है इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन होगा, तो ये दोनों आपके एनवायरनमेंट है, इसमें हेरिडिटी तो आई नहीं। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है और आपकी एजुकेशन कैसे हुई है, सब आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है ना, दोनों में पर्यावरण है आपका, हेरिडिटी का तो नाम ही नहीं आया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो बाद में एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी तो प्रीमियर चल रहा है। अभी आप बैक जा सकते हो वैसे, लेकिन अभी साथ साथ चलो, बाद में इसको देखना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव।
मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब एनवायरमेंट फैक्टर जो हमारी डेवलपमेंट को शेप करते हैं, हमारे विकास को आकार देते हैं, पर्यावरण कारक जो होते हैं, इनमें से एक जो है वो नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, मतलब एक को आपको एक्सक्लूड करना है, बाकी सब इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए फटाफट इसका आंसर। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक और कल्चर, यानी कि पोषण की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन या फिर संस्कृति। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से आंसर करो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिजिक। भाई एनवायरमेंटल फैक्टर में नहीं आता ना, ये तो हमारा हेरिडिटी कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप ये फिजिकल फैक्टर है। ठीक है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो ग्रोथ से रिलेटेड है, हमारा कद काठी, हमारी हाइट वेट क्या है, इसको हम थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली खाने पीने वाली बात अलग है कि आप मोटे हो गए बाद में पतले हो गए, लेकिन एक कॉन्स्टेंट चीज है ना, इससे एनवायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं? देखिए न्यूट्रिशन, आपको पोषण कैसे मिल रहा है, अगर आपको पोषण अच्छा मिल रहा है, अगर आपको सपोज 2 दिन तक खाना ही नहीं मिलता, तो आप क्या पढ़ाई करेंगे, आप क्या किसी से बात करेंगे, आपका क्या मन करेगा? कुछ नहीं करेगा ना। जैसे गरीब बच्चे होते हैं जो आप देखते होंगे फुटपाथ वगैरह पे, उन बच्चों को बेचारों को न्यूट्रिशन ही अच्छे से नहीं मिलता है, तो बेचारे क्या पढ़ाई करेंगे, क्या जिंदगी के बारे में और सोचेंगे, है ना। प्रॉब्लम तो होती ही है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपकी शिक्षा की गुणवत्ता भी डिपेंड करती है कि आप कल को क्या बनेंगे और आपकी डेवलपमेंट में कितना रोल होगा इसका। और कल्चर का तो होता ही है। लेव वाइगोत्स्की को अगर आप जानते हैं, वाइगोत्स्की जो है वो कल्चरल टूल्स की बात करते हैं, है ना, तो संस्कृति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर में नहीं आता है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 क्वेश्चन और हैं आपके आज के। आई होप कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे, और आंसर करना जरूरी भी है। नेक्स्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन द स्टूडेंट द टीचर शुड। भाई बच्चों में जो है डेवलपमेंट के फॉर द डेवलपमेंट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए, कि उसमें जो संकल्पना है छात्र में, अवधारणा के गठन के लिए, इसको हम संकल्पना भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अवधारणा भी कह सकते हैं, इसके गठन के विकास के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, है ना, तो ये बताना है। चलिए बताओ फटाफट, पेडागोजी का क्वेश्चन ही है ये तो प्रॉपर। तो ये डेवलपमेंट के बेस पर जो पेडागोजी का क्वेश्चन है वो बना है। देखो अब समझ में आया पेडागोजी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आपने डेवलपमेंटल थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड पेडागोजी। ये आपका पर्टिकुलरली पेडागोजी का क्वेश्चन है, कि शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है आपका, है ना। करो फटाफट इसको सोल्व। फॉलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड, भाई सरल से जटिल विधि का पालन करें। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एम्पल एक्सपीरियंस, बच्चों को बहुत ज्यादा अनुभव प्रदान करे, छात्र के लिए उनको अवसर प्रदान करे एक तरह से कि वो खुद भी एक्सपीरियंस करें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, भाई जो भी ये गठित अवधारणाएं हैं, सपोज आपको समझाना है सर्कल के बारे में, तो एक गठित अवधारणा है ना इसके बारे में तो उसका डायरेक्ट आप हस्तांतरण कर दो, आप उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, ये हो गया। ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी गतिविधियों का पालन करें, या फिर सबका पालन करना है आपको। ठीक है, तो बताओ फटाफट, एक ही होगा कि सारे होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पहले हमने जो उसमें पढ़ा है ना डेवलपमेंट में, कि जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, तो एक तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सबसे कठिन काम आप पहले सिखाओगे फिर आप सिंपल सिखाओगे। आप बच्चों को पहले नंबर सिस्टम से अवगत कराओगे ना, प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाओगे। ठीक है, कि भाई ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। भाई एक चीज आपके पास, आपने एक को दे दी, आपके पास 2 चीजें थी, अब आप 2 को दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। ये कुछ प्री नंबर कंसेप्ट्स होते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो पहले ये सिखाओगे, फिर काउंटिंग पे आओगे आप। ठीक है, फिर काउंटिंग पे आओगे, फिर आप टेंस और वंस पे आओगे, प्लेस वैल्यू सिखाओगे। मतलब ये एक सीक्वेंस चलता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो ये होगा ही होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एम्पल एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा बच्चे को। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ लेक्चर मेथड से और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं बच्चों को, भाई अब तुम बैठे हो, तुम देखो मैं कैसे क्या कर रहा हूँ और सीखो। ऐसे नहीं सीख सकते ना, आपको खुद एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। अगर आपको एनिमल्स बच्चों को दिखाने हैं तो आप किसी जू में भी ले जा सकते हैं, आप किसी वीडियो को भी दिखा सकते हैं, है ना। और एनिमल्स के जो टॉयज होते हैं उनसे भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, पिक्चर से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि वो पिक्चर्स बनाएं। तो बहुत सारी चीजें आप करा सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट्स, और बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए कि जितनी भी अवधारणाएं हैं वो उनके अंदर ट्रांसफर हो सके। ठीक है, सपोज आपको सर्कल का कंसेप्ट पढ़ाना है, तो आप इन चीजों का यूज करके
के अंदर जो है सर्कल का कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसफर करेंगे, नॉट एज अ रोट मेमोराइजेशन। आप उसमें मतलब कि रटंत की तरह नहीं करेंगे, रट्टा मारने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप समझाएंगे और उसके थ्रू जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, ठीक है। तो ये भी होगा, तो यानी कि सारी एक्टिविटीज जो है फॉलो होगा। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहते हैं ना कि जस्ट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय द टीचर, ऐसे नहीं होता। इसने कहा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि उनके अंदर जो फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसफर करे जा सके, ये मतलब है इसका, ठीक है। इसलिए दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस, फटाफट पढ़ो और आंसर करो। द रियल कैरियर ऑफ द हेरिडिटी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक बताया भी था मैंने अभी आपको रिसेंटली। तो बताओ कि रियल अनुवांशिकता के वास्तविक वाहक क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल होता है, या फिर डीएनए होता है ना। तो इसका प्रॉपर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जीन्स होते हैं हमारे वो डिसाइड, सॉरी इट्स जीन, ठीक है भाई। क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र ही कहते हैं ना हिंदी में, मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर गलत है तो बता देना, ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी क्रोमोसोम्स की हिंदी एग्जैक्ट क्या होगी, मतलब थोड़ा गूगल ही किया है मैंने, तो गुणसूत्र ही कहते हैं इनको, ये देख लेना। और जीन्स को तो जीन्स ही मिला मुझे, ठीक है। तो जीन्स जो होते हैं हमारे वो डिसाइड करते हैं कि हमारे हेरिडिटिकल फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो माता पिता से हमें डायरेक्ट मिलते हैं वो हमारे जीन्स मिलते हैं, ठीक है, और बहुत संख्या में होते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि 1-2 ही हो गए, बहुत सारे होते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज द सम टोटल ऑफ इनेट पर्सनैलिटीज, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इनेट क्या होता है? इनेट यानी कि सहज, जो आपको बाय बर्थ मिले हैं, ठीक है, जो आपको बाय बर्थ मिलता है हम उसको कहते हैं इनेट, ठीक है, जो आपको बाय बर्थ मिला है। तो सहज व्यक्तित्व विशेषताओं का कुल योग है, कौन है, ठीक है, ये बताना है आपको। हेरिडिटी, कंटिन्यूटी और सिमिलैरिटी, पग्नासिटी, ठीक है, पग्नासिटी इसको हम बोलते हैं युयुत्सा हिंदी में। तो बताओ फटाफट, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेरिडिटी। मैंने आपको बताया था स्टैटिक है ना, और बाय बर्थ हमारा डिसाइड हो जाता है, हमारे हेरिडिकल फैक्टर जो होते हैं वो बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता, ठीक है, जो कि इनेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक योग है, इसको हम बोलते हैं। जो हमारे इनेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही हमारी क्या होती है, हेरिडिटी, जो कि हमें बाय बर्थ मिली है, जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पढ़ लो, पढ़ना तो है ही, पढ़ना ही तो रहना है। चलो, which one out of the following provides information about the roles and behavior which are acceptable in a group during early childhood period, ठीक है, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड से रिलेटेड है, यानी कि आपकी 2 से 6 साल तक की अवस्था को हम बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमिका जो है और व्यवहार के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है जो प्रारंभिक बचपन की अवधि में एक समूह में स्वीकार्य है। ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, मैं यहाँ से पढ़वा देती हूँ, ठीक है। तो भाई आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा इनमें से फैक्टर्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन बच्चे कैसा रोल करेंगे, कैसा बिहेवियर करते हैं, जो एक्सेप्टेबल होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। मतलब वो बच्चों को सिखाएंगे, अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चों को सिखाएंगे, इनमें से कौन से वो लोग हैं जो सिखाते हैं कि भाई आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे जिद नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलो इसका आंसर करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। टीचर्स एंड पियर्स, पियर्स एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स एंड टीचर्स। सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन होते हैं, ठीक है। शिक्षक और सहकर्मी, साथी और माता पिता, साथी मीन्स फ्रेंड्स, माता पिता और भाई बहन और शिक्षक, ठीक है। तो भाई ये पियर्स तो हटा ही दो यहाँ से, क्यों हटा दो? तो 2 साल से 6 साल के बच्चों के कितने पियर्स होते हैं, मतलब ऐसी तो कोई फिक्स्ड फ्रेंडशिप भी नहीं होती है, और कोई पियर इतना समझदार भी नहीं होता कि वो बता सके बिहेवियर के बारे में कि कैसे करना है ना, तो ये हट जाएगा। अब बात आती है टीचर्स में पियर्स की, तो यहाँ पियर्स है, इसको भी हटा दो, है ना। और टीचर्स भी जो हैं इतने एक्टिव इस स्टेज पे नहीं होते अर्ली चाइल्डहुड ईयर पे, जितना बच्चों पर इन्फ्लुएंस होता है अपने परिवार का, ठीक है। और सिबलिंग एंड ये टीचर भी हटा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब टीचर भी निभा सकते हैं यहाँ पर रोल, लेकिन प्रायोरिटी पे कौन से रहेंगे? आपको पता है कि 3 साल का 4 साल का बच्चा जो तो प्ले स्कूल में जाता है, इवन 5 साल तक के बच्चे जो है प्ले स्कूल में जाते हैं, टीचर की बात वो सुनते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल बिहेवियर्स होते हैं, एक्चुअल रोल्स होते हैं ना, कौन सिखाता है उनको? पेरेंट्स सिखाते हैं। भाई 3 साल का बच्चा 2 से 2.5 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जब एंटर कर जाता है, ठीक है, तो लगातार पेरेंट्स बताते हैं या फिर बड़े भाई बहन जो भी घर में है, मतलब घर में जो रोल है वो ज्यादा होता है। प्ले स्कूल में से मुश्किल से 3 से 4 घंटे बिताते हैं, ठीक है, वहां पे ठीक है उठना बैठना सिखा दिया उनको, ये सब सिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वो घर पे हो रहा होता है। अब
जो लेट चाइल्डहुड हो जाएगा ना, तो वहां पे टीचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। मतलब इन सभी में अगर मैं कहूं जो एग्जैक्ट आंसर बैठता है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता पिता और भाई बहन का रोल यहाँ पर ज्यादा होता है, व्यवहार और भूमिका के बारे में बताने का जो भी रोल होता है।